सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। आज संडे का दिन है, इंजॉय का दिन है। सभी इंजॉय कर रहे होंगे। कोई बिस्तर में कर रहा है, कोई बाहर घुमाई पे कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। आज की पहली ताज़ा खबर अपने जो विधायक जी हैं उनको लेके रहेगी कि हम अपने लिए या जनता के जो रखवाले हैं उनको हम चुनते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे कर्मकांड करते हैं। कल ही यही हुआ कि वो बिना सोचे समझे ही पैसे की रिश्वत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कल के उनके भास्कर वालों ने भ्रष्टाचार पकड़ा है, जो पहली बार सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने किसी कंपनी वाला बन के एमएलए फंड से पैसे चाहिए, ये सब बोल के उनके मामले उजागर किए, जिसमें 3 का नाम आया है। इनमें सबसे पहले जो है वो खींवसर से भाजपा विधायक रेवत राम डांगा जी हैं, जिन उन्होंने 10 लाख रुपए एडवांस मांगे और उनको 50 लाख का काम दे दिया। उन्होंने भास्कर वालों ने बताया कि ये फ्रम खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंध है और विधायक निधि से स्कूलों में द्री फर्श यानी जो कारपेट होता है उसकी सप्लाई ये कंपनी करती है। बिना कीमत और जरूरत जाने विधायक अनुशंसा के लिए तैयार हो गए। उनका एक ही सवाल था कि हमें कितना प्रतिशत मिलेगा। यानी जो अपने स्कूलों में कारपेट बिछाते हैं नीचे बच्चों के बैठने के लिए, वो उसकी वो उनका बोला कि हम उस कंपनी में, यही हमारी फर्म है, हम ये दरी का काम सप्लाई का करते हैं, तो हमें स्कूलों में काम चाहिए। तो वो बोले कि काम आपको हम देंगे, लेकिन हमें कितना प्रतिशत मिलेगा। तो उसमें पहले ही निकले रेवंत राम जी डांगा, जो खींवसर से विधायक हैं। उन्होंने 10 लाख रुपए एडवांस लिए और 50 लाख का उनको काम दे दिया। दूसरे जो हैं वो हिंडौन से कांग्रेस की अनीता जट हो रही है। उन्होंने पहले अफसर काम अटका चुके हैं, आप उनका देख लेना। उन्होंने ये बोला कि पहले अफसर जो है वो काम पहले भी ऐसे ही अटका चुके हैं, अफसरों की बात आपको करनी है, उनसे काम आपको करवाना है, मैं अपनी तरफ से कर दूंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि हम 30% ही आपको देंगे, लेकिन वो बोले कम से कम 40% आपको देने होंगे। 40% में डील उनकी तय हो गई और नगद उनको 50,000 रुपये पहले एडवांस में दे दिए। तो उन्होंने उनको 80 लाख का काम हाथों हाथ दे दिया, यानी 80 लाख के काम का लेटर थमा दिया। तीसरे जो है बयाना से निर्दलीय जो रहे हैं रितु बनावत है, इन्होंने कहा कि बजट नहीं है। यानी विधायक जी ने तो बोल दिया कि बजट नहीं है, लेकिन इन्होंने उनके पति जैसे पहुंचे, उन्होंने उनसे 50,000 रुपये एडवांस लिए। 40% में काम हुआ था और उनको हाथों हाथ 40 रुपये का काम दे दिया कि मैं अपने आप सब सेटल कर लूंगा। 40 लाख का उनको भी लेटर दे दिया कि ये काम इतने लाख के आप करवा सकते हैं। ये सब हमारे आसपास चल रहा है। हम विधायक साहब इसीलिए बनाते हैं कि वो ये सब करें, क्योंकि हम भी पार्टी के पीछे वोट डालने वालों में से हैं। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, बस पार्टी कौन सी है वोट उसी को देना है। व्यक्ति से हमें कोई लेना देना रहता ही नहीं है। लेकिन युवा पीढ़ी काफी कुछ सब समझ चुकी है, तो ऊपर से सरकार जो कर रही है वो सबको पता ही है कि आम आदमी का वोट उनको चाहिए ही नहीं। अगली खबर ठंड को लेके है कि अगले हफ्ते से कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। यानी हम दिसंबर को हल्के हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब आगे कड़ाके की सर्दी, यानी 20 के बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। क्योंकि 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ है, वो दस्तक दे रहा है। इससे 18 से 20 दिसंबर के बीच कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी होगी। वहां पे अगर अच्छी बर्फबारी होगी तो इधर जो अपने राज्य हैं
हिमाचल है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे जबरदस्त ठंड पड़ेगी। और वो ठंड का असर धीरे धीरे मध्य भारत तक भी रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो अगली खबर इंडिगो फ्लाइट को लेकर रहेगी कि इंडिगो फ्लाइट ने ये घोषणा की है कि वो 500 करोड़ का रिफंड करेंगे। यानी 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर को जो यात्री वहां पे एयरपोर्ट पे फंसे थे, जो गंभीर ज्यादा यानी ज्यादा परेशान हुए थे, उनको वो बोल रहे हैं कि 500 करोड़ का उन्होंने रिफंड देने की घोषणा कर दी है। खासतौर पर वे यात्री जिनकी उड़ानें डिपार्चर से 24 घंटे के अंदर रद्द हुई या जो कुछ खास एयरपोर्ट्स पर बुरी तरह फंस रहे, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। एयरलाइन ने कहा कि उसका फोकस दिसंबर 2025 तक सभी प्रभावित यात्रियों को रिफंड देने पर है। यानी जब सभी तरफ से उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने बोल दिया कि दिसंबर 2025 तक हम उनको रिफंड कर देंगे, यानी इसी साल उनको रिफंड करने का कंपनी ने बोला है। अगली खबर रहेगी कि न्यूयॉर्क में सर्वे किया गया है कि नई पीढ़ी संवाद में कमजोर हो गई है। सोशल मीडिया, एआई ने छीनी क्षमता, बच्चों से आंखें मिलाकर पेरेंट्स बात करें। उन्होंने बोले कि जो अभी नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है, वो बढ़ते हुए जो सितारे हैं, वो एक दूसरे से संवाद करने में बहुत पीछे रह गए हैं। उनकी जो क्षमता है वो सोशल मीडिया और एआई ने छीन ली है। इसलिए बाकी कोई ध्यान न दे, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से आंख मिला के बातें करनी चाहिए। आज की पीढ़ी इतिहास की सबसे ज्यादा कनेक्टेड पीढ़ी है। यानी जो आज की वर्तमान पीढ़ी चल रही है वो इतिहास की अभी तक की सबसे ज्यादा कनेक्टेड पीढ़ी है, पर संवाद के मामले में सबसे कमजोर भी है। सोशल मीडिया, मीम और एआई चैटबॉट्स ने बच्चों की बोलने और लिखने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि संवाद कौशल न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक भागीदारी व करियर में सफलता के लिए भी जरूरी है। अगर समय रहते कदम नहीं उठा गए तो बीता अकेलेपन का दशक अकेली सदी में बदल सकता है। हमें उसके लिए करना चाहिए कि संवाद क्षमता बढ़ाएं, कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से बातें करनी चाहिए। अपने से जो बड़े हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पास हमें जाना चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। अच्छी सोच को महत्व देना चाहिए। बातचीत के मौके तलाशने चाहिए। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो या कहीं बाहर का और कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे नए नए लोग मिलेंगे, जानकार भी मिलेंगे। वहां पे हमारा फोन जेब में रहेगा, बोलने का हमें मौका मिलेगा, हमारी झिझक निकलेगी, हमारा संवाद कौशल अच्छा होगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं उनका जवाब गूगल नहीं दे सकता। वो निर्णय तो हमें अपने आप ही करना होगा, चाहे वो रिश्तों के लगा के करो, चाहे वो समाज को लगा कर करो, चाहे कोई अपनी और जरूरत हो उसको लगा के करो। अगली खबर नेपाल देश है उसको लेकर ये रहेगी कि कुछ भारतीयों की जमीन बंटवारे के समय से ही नेपाल में है। उसमें उन्होंने 7 साल जो पहले कानून बनाया था, उन्होंने 2018 में कानून बना था। उसमें ये कहा गया था कि जिन भारतीयों की जमीन यहाँ पे नेपाल में है वो या तो अपनी जमीन बेच दें या यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लें, भारत की नागरिकता छोड़ें। उस समय तो कोरोना महामारी आ गई और हो गई तो वो बात फाइलों में दबा दी गई। लेकिन अब जैन जी का जो पिछले जो हुआ था नेपाल में उठापटक वाला, उनका जो कानून आ गया, अब उन्होंने 2025 में बात को फिर से उठा दिया है और उन्होंने अब बोल भी दिया है कि अगर इंडिया का कोई यहाँ रहता है या जिसके यहाँ जमीन है वो जमीन बोता है, क्योंकि यहाँ इंडिया की कम से कम भी इसमें दे रखी है कि 10,000 एकड़ जमीन नेपाल में है। जो 1 लाख भारतीय हैं उनकी जमीन 10,000 एकड़ नेपाल में है। तो उसके लिए उन्होंने साफ आदेश भी निकाल दिया
कि वो या तो अपनी जमीन बेच दें या फिर नेपाल की सदस्यता ले लें, वरना सरकार जबरदस्ती उन जमीन पे कब्जा करेगी। इधर रेलवे कुछ नया करने जा रहा है। इसमें रेलवे बोल रहा है कि बाहर हम देखते हैं भीड़ भड़ाका ज़्यादा है, शोरगुल भी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। अगर हम उसको सोल्व करना चाहते हैं तो उन्होंने केरल के कोझिकोड से एक सिस्टम शुरू किया है। वो ये बोल रहे हैं कि हम जो रोजाना यात्री आते जाते हैं उनको ई बाइक उपलब्ध करवाएंगे, यानी वो स्टेशन पे उनको ई बाइक मिलेगी, वो अपना लेके अपनी कंपनी में या काम पे जहाँ भी उनको जाना है वहाँ जाएंगे, शाम को वापस वो लाके वहीं उसको खड़ा कर देंगे। इसलिए यात्रियों को स्टेशन से बाहर जाम भी नहीं लगाना पड़ेगा, गाड़ियों का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने उसमें किराया भी निर्धारित कर दिया है कि 1 घंटे का किराया उसमें 50 रुपये होगा, 12 घंटे के लिए किराया 500 रुपये होगा और 24 घंटे के लिए किराया 750 रुपये होगा। यह सुविधा शहरों में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने में काफी मदद करेगा। साथ ही स्टेशनों के बाहर भीड़ घटेगी, पार्किंग जगह की भी दरकार कम रहेगी। इसके लिए रेलवे प्राइवेट कंपनी को बाइक रेंट पर देने के लिए अधिकृत करेगी, यानी रेलवे किसी प्राइवेट कंपनी को इस चीज का ठेका देगी या कोई कंपनी अपने हाथ में लेगी प्राइवेट, जो ई बाइक इनको उपलब्ध करवा दें और उसकी देख रेख कर दें। अगला इसमें कॉमन सेंस को लेके कुछ अच्छी बात बताई गई है कि सवाल पूछना एक कला है और एआई के दौर में तो यह बेहद मददगार है। यानी बच्चे मान लो या हम भी मान लो कहीं किसी कोचिंग में जाते हैं या कोई स्कूल में छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे किसी कोचिंग संस्थान में हैं, तो वो सवाल पूछने से बहुत झिझकते हैं कि दूसरा ये क्या सोचेगा कि इसे कुछ आता है कि नहीं। तो इसमें साफ साफ बोल दिया गया कि सवाल पूछना एक कला है और एआई के दौर में तो ये बेहद मददगार है, क्योंकि एआई सवाल पूछने की अनुमति नहीं देता। उसमें तो बस टक टक किया, सर्च किया और उसका आंसर निकल गया, लेकिन इसकी झिझक तो कहीं निकलती ही नहीं है। आप में से कई लोगों ने अपने बच्चों को यह जरूर पूछा होगा कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे में सजा के डर से बच्चा यही कहेगा कि नहीं बोल रहा। लेकिन अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जिन्होंने बच्चे के बड़े होने तक के 18 सालों में यह सवाल सैकड़ों बार दोहराया है, तो आपके सवाल पूछने की कला नहीं सीखी है। यानी 18 साल तक आप जिस बच्चे के साथ रहे हैं और कम से बहुत बार आपने वो सवाल दोहरा दिया और बच्चा फिर भी झूठ बोल रहा है, तो ये मान लें कि आपने सवाल पूछने की कला अभी तक नहीं सीखी है। एक कहानी के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक राजा था जिसके पास तमाम सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक बड़ा दुख भी था। उसका बेटा महज 4 साल की उम्र में अंधा हो गया था। यानी एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका बेटा जो था 4 साल की उम्र में ही अंधा हो गया था। जहां उसका पूरा राज्य राजकुमार की आंखों की रोशनी लौटाने के उपाय खोजने में जुटा था, वहीं राजा, उसका परिवार और उसके गुरुओं ने राजकुमार को सिखाया था कि बुद्धिमानी से प्रश्न कैसे पूछे जाएं। यानी बाकी सभी लोग तो कैसे राजकुमार की आंखें ठीक हों, कैसे आंखें ठीक हों, उसी में लगे रहते थे। लेकिन जो बच्चा था, उसका परिवार और उसके गुरु ने राजकुमार को सिखाया कि बुद्धिमानी से प्रश्न कैसे पूछे जाएं, और वही पर्सन उसको सब कुछ लास्ट में दिला के भी जाएगा। समय के साथ राजकुमार का झुकाव अध्यात्म की ओर हो गया। उसकी कठोर तपस्या के कारण एक दिन समय भगवान, यानी उसने इतनी कठोर तपस्या की कि एक दिन समय भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि वे उसे एक वरदान दे सकते हैं। भगवान प्रकट हुए और बच्चे से कहा कि आपको एक हम वरदान देके जाएंगे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजकुमार ने भगवान से क्या मांगा होगा? सभी ने सोच लिया होगा कि राजकुमार ने अपनी आंखें ही मांगी होंगी, लेकिन ये गलत। उसने अपनी आंखें नहीं मांगी, उसने बहुत कुछ मांग लिया। आमतौर पर इंसान वही मांगता है जो दूसरों की तुलना में उसके पास नहीं होता। इसलिए अगर आपको लगता है कि राजकुमार ने अपने लिए आंखों की रोशनी मांगी होगी, तो आप गलत हैं। उसने कहा, मैं इस राज्य में अपने परपोते तक के राज्याभिषेक को भी अपनी आंखों से देखने में सक्षम होना चाहता हूँ।
एक बात में पूरा ही अर्थ निकल गया कि मैं इस राज्य में अपने परपोते तक के राज्याभिषेक को भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उसने प्रश्न पूछने के तरीके पर ध्यान दीजिए। एक ही वाक्य में उसने लंबा जीवन मांग लिया, इतना कि अपने परपोते के राज्याभिषेक तक जीवित रह सके। उसने अपनी खोई हुई दृष्टि मांग ली, क्योंकि वह सभी राज्याभिषेक समारोह को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने आक्रांताओं से अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा मांग ली। उसने अपने राज्याभिषेक, विवाह और परिवार की भी मांग कर ली, और भगवान ने उसे सब दे भी दिया। क्योंकि हम सब उन्हीं सवालों के उत्तर देते बड़े हुए हैं जो शिक्षकों ने हमसे पूछे थे, इसलिए बच्चों के मन में यह धारणा बन जाती है कि प्रश्न पूछना उनका काम नहीं है। नदी